आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे गुंजन हिंदी पाठमाला पार्ट 2, यह मेरा यह मीत का। इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आइए पाठ पढ़ने से पहले हम इसका थोड़ा सा उद्देश्य पढ़ें। तो छात्र जीवन में शिक्षा और शिक्षक का महत्व जान पाएंगे और साथ ही सहपठन के होने वाले लाभ से भी अवगत हो जाएंगे। यह मेरा यह मीत का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बातों बातों में हम चर्चा करेंगे। इस पाठ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने शिक्षक द्वारा सुनाई गई एक कहानी का वर्णन किया है, जिसे सुनकर उनके अनेक सहपाठी का अर्थ है साथ पढ़ने वाले, विद्या प्राप्त करने में सक्षम हुए। यह मेरा यह मीत का, इस युक्ति का अनुसरण करके सब एक दूसरे को सिखाते हैं। इस प्रकार सहपठन यानी प्री लर्निंग से सब पढ़ाई लिखाई में रुचि लेने लगते हैं। एक दूसरे की जिम्मेदारी लेने से आत्मविश्वास बढ़ता है और सहयोग करने से प्रेम बढ़ता है। यह एक प्रेरणादायक कहानी है जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने स्मरणार्थक संस्मरण के द्वारा अपने शिक्षक से घटना प्रसंग से के अंतर्गत उन्हें यहाँ दर्शाई गई है। तो इस संस्मरण में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने एक ऐसे हार्ड टास्क मास्टर शिक्षक का सादर स्मरण किया है, जिन्होंने एक कहानी के माध्यम से बालकों को सहपठन, परस्पर सहयोग, कठोर परिश्रम तथा अपने मित्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने और उसे निभाने के लिए प्रेरित किया गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे संक्षिप्त लेखक परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 29 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले में हुआ था। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं अथवा रचनाएं: नाखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक के फूल, बाण भट्ट की आत्मकथा। इन्हें 1957 में पद्म भूषण और 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 19 मई 1979 में उनका स्वर्गवास हो गया। तो आइए अब पाठ विश्लेषण करेंगे। बच्चों, यह कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है। तो पाठ का पठन और साथ ही साथ विश्लेषण करेंगे। हमारे शिक्षक उन शिक्षकों में से थे जिन्हें हार्ड टास्क मास्टर कहा जाता है। उनके डर से हम लोग रोज़ का पाठ रोज़ तैयार कर लेते थे। शिक्षक जिस कक्षा में पढ़ते थे वहाँ के शिक्षक बहुत स्ट्रिक्ट थे और उनके डर की वजह से सभी बच्चे क्या करते थे, रोज़ का पाठ जो भी कार्य हो, लिखाई पढ़ाई पठन के लिए दिया गया, जो भी होमवर्क के अथवा गृह कार्य के लिए दिया गया जो भी भाग है, वो उस दिन का काम उसी दिन पूरा करते लेते थे। फिर भी 2-3 बालक ऐसे थे जो न कुछ याद कर पाते थे, न बताई हुई विद्या का स्मरण रख पाते थे। स्मरण यानी याद। कक्षा है तो उनमें से 1-2 बालक ऐसे भी रहेंगे कि जो पढ़ने में कम हो, यानी कि असमर्थ हो। पढ़ तो सकते हैं लेकिन एवरेज अथवा बिलो एवरेज। ऐसे थोड़े बच्चे थे जो पढ़ लिख तो पाते थे लेकिन सही नहीं लिख पाते थे। तो सही गलत दोनों का मिश्रण करके वह लिखते थे, लेकिन डर के मारे काम तो कंप्लीट करते थे। अध्यापक ने उनके लिए एक युक्ति निकाली, यानी ऐसे छात्रों के लिए भी अध्यापकों ने एक युक्ति यानी एक योजना बनाई, और वह भी एक कहानी जिसे मैं अभी तक नहीं भूल पाया और ना ही कभी भूल पाऊंगा। और अध्यापकों ने ऐसी एक कहानी बनाई जिसे लेखक न कभी भूलेंगे न कभी भूल पाएंगे। आगे देखते हैं बच्चे, यह कहानी किस पर आधारित है। किसी गांव में 2 बालकों में गहरी मित्रता थी। एक गांव में 2 बालक रहते थे, गहरी यानी बहुत अटूट मैत्री थी। दोनों एक दूसरे को मीत कहकर पुकारते थे। मीत का अर्थ है मित्र, सखा। और एक ही गुरु के पास पढ़ने जाते थे। उन दोनों की मित्रता देखकर लोग हैरान थे। दोनों अच्छे गहरे मित्र थे, एक दूसरे के सगे सच्चे मित्र, क्लोज फ्रेंड कह सकते हो, और दोनों एक दूसरे को मीत करके पुकारते थे।
जिस प्रकार हम निक नेम्स और प्यार से कुछ नामों से बुलाते हैं, उसी प्रकार एक दूसरे को वह मीत करके पुकारते थे। और उन दोनों की मित्रता को देखकर गांव के सभी लोग हैरान दंग थे। उनमें से 2 मित्र थे, तो उसमें से एक मित्र कैसा था आगे देखेंगे। एक दरिद्र मित्र था, न खाने के लिए पर्याप्त अन्न था, न पहनने के लिए कपड़े, किताब कॉपी आदि की चर्चा तो दूर की बात थी। दरिद्र यानी निर्धन, गरीब। एक मित्र था जो निर्धन था और गरीब था। खाने पीने के लिए घर में पर्याप्त मात्रा में यानी सफिशेंट, पर्याप्त यानी सफिशेंट, ज़्यादा कुछ नहीं रहता था, और कपड़े वगैरह के लिए ही बहुत दिक्कत होती थी। साथ ही साथ कॉपी यानी कि किताबें, नोटबुक तो दूर की बात है, उसकी तो बात ही नहीं कर, चर्चा ही नहीं करना। दूसरा धनी यानी दूसरा उसके विपरीत था। धनी यानी कि अच्छे खासी उनकी आमदनी थी, पिताजी व्यापारी थे, वह एक व्यापारी का पुत्र था। उसका घर सब तरह से भरा पूरा था। साथ ही उसके पास अपने मीत के लिए एक दिल भी था। इसी हृदय की प्रेरणा से एक दिन वह अपने पिता के सामने अड़ गया। दोनों मित्र थे, एक निर्धन था और दूसरा व्यापारी का पुत्र उससे के विपरीत, यानी कि वह उसके पिता व्यापार करते थे, आमदनी अच्छी थी और घर भी अच्छी तरह से घर में भी पूरे धन धान्य से संपूर्ण था। और संपूर्णता के साथ ही साथ उसको अपने मीत के लिए यानी मित्र के लिए एक दिल भी था। यानी कि लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में धन तो होता है, लेकिन दूसरों की सहायता करने जैसा दिल भी होना चाहिए। धन के साथ साथ देने की इच्छा भी होनी चाहिए। तो यह जो धनी व्यापारी का पुत्र था, उसका दिल बहुत ही अच्छा था। हाँ, तो अपनी मीत के लिए सहायता करने जैसा उसका दिल भी था। इसी एक प्रेरणा के साथ वह अपने मित्र के लिए सहायता के लिए अपने पिता से अड़ गया। जिद पकड़ ली उसने अपने पिता के सामने। यदि दरिद्रता के कारण मेरा मीत पढ़ लिख नहीं सकता तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा, उसकी तरह मैं भी अनपढ़ और दरिद्र रहूंगा। पिता के सामने अड़ गया व्यापारी का पुत्र। अगर मेरा मित्र दरिद्र यानी गरीबी के कारण वह नहीं पढ़ पाया तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा, मैं भी उसी की भांति दरिद्र रहूंगा। इस प्रकार उसने अपने पिता मीत के खाने पहनने तथा पढ़ाई लिखाई के सारे खर्चे की व्यवस्था अपने पिताजी से करा ली। जिद कर अड़कर उसने अपने पिताजी से उसको मित्र के सहायता के लिए मना लिया। कुछ वर्षों तक पढ़ लिख कर दूसरा बालक व्यवसाय में अपने पिता का हाथ बटाने लगा। व्यवसाय का अर्थ है काम धंधा। ऐसे थोड़े दिन बीत गए, फिर उसके बाद वह अपने पिता के कार्यों में भी मदद करने लगा और साथ ही साथ अपने मित्र को भी। लेकिन अपने मित्र को वे सारे खर्चे दिलाता रहा, जिससे वह निरंतर प्रगति करता गया। आगे चलकर वह दरिद्र बालक राजनीति, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, साहित्य, ज्योतिष आदि यानी ऐसे ही दिन बीतते गए। दरिद्र मित्र की सहायता करते करते वह अपने पिता की भी सहायता करता गया और दरिद्र मित्र भी सहायता प्राप्त कर अच्छा सा प्रगति के मार्ग पर जुट गया। और जुटते जुटते वह एक दिन दरिद्र बालक राजनीति यानी पॉलिटिकल साइंस, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इतिहास, साहित्य, लिटरेचर, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी आदि विषयों पर कमांड यानी कि उसने ज्ञान हासिल कर दिया। नाना विद्याओं के प्रकांड विद्वान में के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। अनेक प्रकार की विद्याएं उसने हासिल की। हासिल करके उतना ही नहीं, लेकिन उसने उसके साथ साथ ख्याति भी हुई। ख्याति यानी प्रसिद्धि। सभी लैंग्वेजेस के ऊपर कमांड प्राप्त कर लिया। इतिहास, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एस्ट्रोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस सभी सब्जेक्ट के ऊपर उसने बहुत परिश्रम करके, अत्याधिक परिश्रम करके उसने क्या किया, अपने कमांड यानी सब्जेक्ट के विषयों पर कमांड प्राप्ति और कमांड तो हासिल की, साथ ही साथ ख्याति प्रसिद्धि भी प्राप्त की। उसकी ख्याति सुनकर उसकी प्रसिद्धि वहाँ तक ही न सीमित रही, वह एक राजा के निकट गई। उसकी ख्याति सुनकर उस राज्य के राजा ने अपने दरबार में उसका स्वागत किया और उसकी विद्वत्ता पर मुग्ध होकर उसे अपना मंत्री बना लिया। अगर आप प्रसिद्ध हो गए तो आपकी चर्चा सभी जगह पे होती है। उसी भांति उस दरिद्र बालक की प्रसिद्धि राजा तक गई और राजा ने उसे
उसके विद्वत्ता पर मुग्ध हुआ, यानी वह उसकी होशियारी पर, चालाकी पर मुग्ध हो गया और उसने उसे मंत्री बना लिया। इस बेचारे व्यापारी के भाग्य पर वज्रपात हो गया। जैसे जैसे दरिद्र बालक पढ़ता गया, वह और होशियार और पारंगत हुआ अपने विषयों पर, किंतु यह व्यापारी के पुत्र, जिसके व्यापारी के ऊपर वज्रपात हुआ, वज्रपात का अर्थ है मुसीबत, भारी मुसीबत। व्यापारी के भाग्य पर, किस्मत पर मानो भारी मुसीबत आ गई, अकस्मात, अचानक। अकस्मात का अर्थ है अचानक। अकस्मात एक रात डाकुओं ने उसकी सारी संपत्ति लूट ली और जान बचाने के लिए जब उसके परिवार के लोग घर से बाहर निकल आए, तब डाकुओं ने उसका घर भी फूंक दिया। इसी शौक में व्यापारी स्वर्ग सिधार गया। स्वर्ग सिधारना यह एक मुहावरा है, मृत्यु हो जाना। उसका पुत्र बेचारा दाने दाने को मोहताज हो गया। दाने दाने को मोहताज होना है ने उसकी इतनी विपदा आ पड़ी कि वह एक भिक्षुक की तरह, मांगने वाले की तरह हो गया और बहुत गरीब हो गया। उसकी परिस्थिति बहुत ही विकट हो गई। परिस्थिति विकट होने का कारण क्या था? लुटेरों, डाकुओं ने आके उसके घर में चोरी कर ली। चोरी तो की, साथ ही साथ जान बचाने हेतु व्यापारी के परिवार के लोग वहाँ से घर छोड़ के बाहर गए। बाहर निकलते ही डाकुओं ने पूरा घर साफ कर दिया। इसी शौक में उसके पिताजी स्वर्ग सिधार गए, उनकी मृत्यु हो गई और उसका पुत्र बेचारा दाने दाने के लिए मोहताज हो गया। इसी वजह से उनके ऊपर बहुत गरीबी और लाचारी से उनका परिवार गुजर रहा था। तो वह क्या करता, बेचारे को दाने दाने को मोहताज होना पड़ा। परिवार के भरण पोषण के लिए उसके सामने भीख मांगने के सिवा कोई रास्ता नहीं रह गया। अब उसके पास दूसरा कोई मार्ग नहीं था। परिवार का दायित्व बेटे के ऊपर था। पिता के मृत्यु के उपरांत घर में ऐसा कुछ डाकुओं ने छोड़ा नहीं था जिसके सहारे वह अपना परिवार का भरण पोषण करे। इसलिए भीख मांगने के सिवा उसके सामने कोई रास्ता नहीं था। एक दिन राजधानी के मार्ग पर पुराने मित्र को फटेहाल भिक्षुक के रूप में देखा। मंत्री मित्र को बहुत दुख हुआ। उसी दिन वह राजधानी के मार्ग पे, उसका जो दरिद्र मित्र था वो राजा के यहाँ मंत्री हो गया था। राजधानी के मार्ग से वह जा ही रहा था, पुराने रास्ते से जा ही रहा था। तो उसके पुराने मित्र को उसने देखा, लेकिन वह किस हाल में देखा? फटे भिक्षुक के हाथ में। उसकी दयनीय स्थिति को देखकर मंत्री को बहुत दुख हुआ। वह उसे घर ले आया, मित्र के परिवार को भी बुलावा भेजा, कुछ दिन खिलाया पिलाया। वह मित्र को लेके आया, साथ ही साथ उनके परिवार वालों को भी बुलावा भेज दिया ताकि उनकी भी वह जिम्मेदारी उठा सके थोड़े दिन के लिए। और अपने मित्र की बहुत खातिरदारी की, अच्छा सा खिलाया पिलाया। ऐसे दिन बीतते गए। एक दिन व्यापारी मित्र बोला, इस तरह हम कब तक तुम्हारे मेहमान बने रहेंगे? मुझे कुछ धन उधार दे दो, मैं फिर से व्यापार शुरू करूँगा और राज्य। तो उसके मित्र ने कहा, अब कितने दिन आपके घर में मेहमान बन के रह सकते हैं? मुझे थोड़ी धन की सहायता दे दो ताकि मैं उससे कुछ व्यापार शुरू कर सकूं। राज्य का मंत्री होते हुए भी उसके मित्र ने इतना धन एकत्रित नहीं किया था जिससे वह अपने मित्र की तत्काल सहायता कर सके। तत्काल का अर्थ है तुरंत। मंत्री पद पर होते हुए भी उसके मित्र ने इतनी धन की सहायता एकत्रित जमा राशि नहीं थी उसके पास जो अपने मित्र को सहायता कर सके। कुछ पल सोचते रहने के बाद मंत्री ने व्यापारी से कहा, अभी मंत्री के पास तो इतना धन नहीं था, इसलिए वह थोड़े सोच विचार में पड़ गया। लेकिन थोड़े सोचने के बाद व्यापारी ने कहा, विपत्ति में घबराते नहीं मित्र, यानी विकट परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए मित्र। हमारे महाराज प्रत्येक पूर्णिमा के दिन याचकों को दान देते हैं। वहाँ के जो राजा थे प्रजा की बहुत ही सेवा करते थे। हर वक्त राजा का दुख होता है। इसी भांति राजा क्या करता था, हर पूर्णिमा के दिन याचकों को कुछ न कुछ दान देता था। जो याचक सबसे पहले सामने आता है राजा उसे 100 मुद्राएं देते हैं।
आज से तीसरे दिन ही पूर्णिमा है। तुम कल रात को ही राजमहल पहुंचकर मुझे मिलना। मैं राजा के सामने सबसे पहले तुम्हारे पहुंचने की सारी व्यवस्था कर दूंगा। तो मीत ने कह दिया, मैं तो तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ क्योंकि हमारे राजा के ज़रिए। अगर उसके 3 दिन के बाद ही पूर्णिमा थी जब राजा उस याचकों को दान देता था। याचक मीन्स भिक्षुक, मांगने वाला। याचकों को दान देता था। तो तीसरे दिन तुम क्या करो, राजमहल जाने से एक दिन रात को पहले ही मुझे सुझाव भेज दो अथवा आके मिलो, और दूसरे दिन ही मैं तुम्हारे राजा से मिलने की सारी व्यवस्था कर दूंगा। सुबह जैसे ही तुम आ जाओ और राजा से मिल जाओ, वैसी उसकी सारी व्यवस्था मैं क्या कर दूंगा। इस तरह तुम्हें 100 मुद्राएं मिल जाएगी। उनसे तुम्हारे परिवार का भरण पोषण हो जाएगा और कुछ व्यापार भी शुरू कर लेना। और उस 100 राजा से मिलने का तो उसने व्यवस्था की। मिलने के बाद अगर जो 100 मुद्राएं राजा याचकों को दान में देता है, उससे आप क्या कर लो, एक नया सा व्यापार अथवा बिजनेस व्यापार शुरू कर लो और अपने परिवार का दायित्व भरण पोषण कर लो। ठीक हुआ, उसके मित्र ने कहा, ठीक है। व्यापारी की सूखी आशालता जैसे फिर से हरी हो गई हो, यानी व्यापारी के अंदर फिर से एक उम्मीद की आश लौट आई। जैसे कहा जाता है, मुसीबत में एक तिनके का भी, डूबने वालों को तिनके का भी सहारा होता है। उसी प्रकार व्यापारी मित्र को भी एक छोटी सी उम्मीद नज़र आई और उसके अंदर एक रोशनी की किरण, जो रोशनी या उम्मीद की किरण भी झांक उठी, इसलिए वह खुश हुआ। तो आइए देखते इसका उर्वरित भाग अगले कक्षा में अथवा अगले क्लास में देखेंगे। यह कुछ कठिन शब्द के अर्थ दिए गए हैं जो पीले अक्षरों में यहाँ पे दर्शाए गए हैं। स्मरण का अर्थ है याद, युक्ति, उपाय, मित, मित्र, सखा, दरिद्र, निर्धन, गरीब, व्यवस्था, प्रबंध, व्यवसाय, काम धंधा, हाथ बटाने, कार्य में सहायता करना, नाना, अनेक, प्रकांड, अत्याधिक, ख्याति, प्रसिद्धि, वज्रपात, भारी मुसीबत, अकस्मात, अचानक, स्वर्ग सिधार गया, यह एक मुहावरा है। मृत्यु हो जाना, दाने दाने को मोहताज होना, यह भी एक मुहावरा है। बहुत गरीब होना, तत्काल, तुरंत, याचक, मांगने वाला अथवा भिक्षुक, संपन्न, धन धान्य से पूर्ण अथवा परिपूर्ण। तो ये कुछ शब्दार्थ है, आप उसको याद कीजिए और A4 साइज़ में लिखिए। इसके साथ साथ ही प्रदत्त कार्य यानी वर्कशीट ग्रुप में भेजती हूँ। आशा करती हूँ कि पहले जिस प्रकार आपने पहली कविता के प्रदत्त कार्य पूरा करके आपने संजो के रखा है, उसी भांति यह भी कार्य आप करोगे। और इस पाठ का उर्वरित भाग में अगली क्लास में दिखाऊंगी। तब तक के लिए पढ़िए, आत्मसात कीजिए। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो ये फिर एक बार मैं आपसे आशा करती हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए अगले क्लास तक आप